सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस निर्धारित कर दी हैं कि कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, ये चारों धर्म के लोग बिना किसी बाधा के, बिना कारा की इन्वॉल्वमेंट के, मतलब कारा का कोई रोल नहीं है, सीधे बच्चा गोद ले सकते हैं। हाँ, जो बच्चा ऑर्फन एज होम में है उस पर जेजे एक्ट लागू होगा। एक हिंदू परिवार दूसरे हिंदू परिवार से बिना कारा को, बिना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्वॉल्व किए हुए आपस में बच्चे का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये बिल्कुल कानूनी है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग निसंतान दंपत्ति हैं। वहीं दूसरी तरफ करीब 3 करोड़ के आसपास अनाथ बच्चे हैं। ऐसे में बहुत से निसंतान दंपत्ति इन बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया इतनी कठिन थी, या यूं कहिए गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण बच्चों को गोद लेने का आंकड़ा बहुत ही कम है। यदि पूरे साल भर की बात करें तो यह आंकड़ा कुछ हजार में ही है। इसी स्थिति को बदलने के लिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने कड़ी मेहनत की और अब किसी निसंतान दंपत्ति के लिए बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना रिलायंस में कॉर्पोरेट अफेयर्स के वाइस चेयरमैन पद से रिटायर हुए हैं और अब लोगों की भलाई के लिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और लंबी लड़ाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, जो बहुत ही सरल है, उस पर प्रकाश डाला है। ये प्रक्रिया क्या है, कैसे बच्चा गोद लिया जा सकता है, कितना आसान है, इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर पीयूष सक्सेना से। पूरा वीडियो जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस जानकारी से हो सकता है किसी निसंतान दंपत्ति को बच्चा गोद लेने में आसानी हो जाए और किसी अनाथ बच्चे को माता पिता मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया अब बहुत सरल हो गई है और अब कोई भी व्यक्ति आसानी से बच्चा गोद ले सकता है। ये क्या प्रक्रिया है और बच्चा लेने के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, इसके बारे में डिटेल में बताइए। कुलदीप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को मेरा प्रणाम और आभार, इसलिए कि एक ऐसे विषय पे चर्चा हम करने जा रहे हैं जो ज्वलंत है और बहुत से लोग, खासतौर से जो इससे परेशान हैं, वो इसके बारे में खुल के चर्चा भी नहीं कर पाते। और ऐसे वो लोग हैं, 2 कैटेगरी में बांटते हैं। वे अनाथ बच्चे जिनके पास परिवार नहीं है और साथ ही ऐसे दंपत्ति जिनके पास बच्चा नहीं है, वो अपना ये दर्द किसी से बयां भी नहीं कर सकते। तो आइए इसी के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। कुलदीप जी, बहुत आनंद आया आपने बुलाया मुझे। एडॉप्शन के भारत देश में 2 तरीके हैं, जेजे एक्ट और हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। इसके अलावा तीसरा जो है गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है, जो क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूज और पारसी पे लागू होता है। उनके यहाँ एडॉप्शन नहीं, गार्जियनशिप होती है। एडॉप्शन के लिए जेजे एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बहुत ज्यादा आसान है और कोई भी हिंदू किसी भी दूसरे हिंदू परिवार से सामान्यतया, कुछ शर्तें हैं, छोटी मोटी शर्तें हैं उनकी, जो कि एक्ट ये सामने पड़ा हुआ है। इसके छोटा सा एक्ट है, कुछ 10 पेज का। कोई भी जना जाके वेबसाइट पे इसको डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। सबसे पहली चीज, इसमें हिंदू में कवर्ड है हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, क्योंकि उनके क्रियाकलाप, जीवन शैली हिंदुओं की तरह मानी गई है। ये पर्सनल लॉ का मैटर है, तो वो इसमें अगर कवर्ड हैं तो वो आसानी से बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रचलित है वो ये है जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 का ये एक्ट है। एडॉप्शन इसका एक छोटा हिस्सा है। मैं बताना ये चाहता हूं कि भारत देश में एडॉप्शन की संख्या इतनी कम रही है कि हम मजबूरन भारत को ऑर्फन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नाम देते हैं, जहां पे 142 करोड़ की जनसंख्या में 3 करोड़ 10 लाख अनाथ बच्चे होते हुए हर साल एडॉप्शन की संख्या तकरीबन 4000 रहती है। कल्पना कीजिए, 8000 में से एक अनाथ का भविष्य ऐसा होता है कि इसको एक परिवार मिल पाता है। आखिर कमी कहाँ है? ये कमी है हमारे सरकार के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें। कैसे? क्योंकि प्रोसेस इतनी लंबी बनाई गई है कि उसको पूरा करते करते 3 साल का वक्त निकल जाता है। कोई भी छोटे से छोटा काम हो, हम उसके लिए एक टाइम फ्रेम निर्धारित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, हम ब्रेड भी लेने जाते हैं ना, 4 दिन बाद वो बासी हो जाती है। बच्चे तो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं और जो लोग भी एडॉप्शन चाहते हैं
वो एक ही चीज चाहते हैं, उनको कम से कम उम्र का बच्चा मिले, जिससे कि वो उसको अपने घर ला करके अपने घर के संस्कारों के हिसाब से रंग सके और वो उनके यहाँ पालन पोषण उस तरीके से हो जैसे कि उनके घर के संस्कार हैं। ये सब देखते हुए जब समस्या को मैंने पहचाना, तो पहचान के पहले तो महिला बाल विकास मंत्रालय में 9 मीटिंग्स की, एक के बाद एक तमाम सुझाव चर्चाएं हुई वहाँ पे, उन्होंने बात ध्यान से सुनी भी। लेकिन जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तब मुझे मजबूरन उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मेरी PIL 1003/2021 PIL में मैंने निवेदन किया कि जो गड़बड़ियां, जो कमियां हैं, उनका निराकरण किया जाए, जिससे कि संख्या बढ़े और संख्या बढ़ने के साथ बच्चों को घर मिले और घरों को बच्चे मिले। 12 बार मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में खुद अपीयर हुआ, आर्गूमेंट्स दिए, लंबी बहस चली, मंत्रालय ने विरोध भी किया। मंत्रालय का एक ही कहना था कि बच्चों का मैटर बहुत सेंसिटिव है और वो बिना पूरी जांच के बच्चा नहीं देना चाहेंगे। मेरे आर्गूमेंट्स थे, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कोई भी समझौता करने को मैं भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं भी उतना ही उत्सुक हूं इस बात के लिए जितना मंत्रालय है। लेकिन कहीं ना कहीं 3 साल का वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसके चलते जो मेरे सुझाव थे वो बहुत डिटेल में मेरी वेबसाइट www.adoptbaby.in पर उपलब्ध है। कुछ माने गए, कुछ नहीं भी माने गए, लेकिन जो मुख्यतया चर्चा में बातें सामने आई वो ये थी कि JJ एक्ट के सेक्शन 56(3) के हिसाब से, इस एक्ट के सेक्शन 56(3) में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये एक्ट हिंदू एडॉप्शन पर लागू नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा, इसमें 56(3) में पढ़ के सुना रहा हूं, नथिंग इन दिस एक्ट shall apply to the adoption of children made under the provisions of the Hindu Adoption and Maintenance Act। समस्या हुई कहां पे फिर? हमारी ये चर्चा मुख्यतया हिंदू एडॉप्शन से संबंधित है। हिंदू एडॉप्शन ये है, आपके सामने है, लेकिन मैंने दिखाया आपको ये एक्ट हिंदू एडॉप्शन पे लागू नहीं है। इस एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 80 में, प्यूनिटिव मेजर्स फॉर एडॉप्शंस विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। कितना छोटा सा कानूनी सवाल था जिसके ऊपर चर्चा हुई उच्चतम न्यायालय में। मेरा कहना था ये एक्ट लागू नहीं है हिंदू एडॉप्शन के ऊपर। अब एक छोटी सी बात जिसके लिए मुझे कुलदीप जी की मदद की जरूरत पड़ी और मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया। हमारी आम जनता को जब एडॉप्शन की जरूरत होती है तो उसके पास साधन क्या है? वो कोई भी वकील इस एक्ट को रेगुलरली फॉलो नहीं करता है। उनको इतनी बारीक चीजें शायद अक्सर जरूरत भी नहीं पड़ती है। मुझे जरूरत थी क्योंकि मैं मामले की गहराई तक पहुंचना चाहता था और बिना मामले की गहराई तक पहुंचे हुए मैं इस समस्या के समाधान तक पहुंच नहीं सकता था। हमारा आम दंपति जिनके पास बच्चा नहीं, वो कहाँ जाएंगे आखिर? वो वकील के पास जाएंगे, CA के पास जाएंगे, या फिर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वुमेन चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के पास। जब वो उन कार्यालयों में जाते थे तो उनको सेक्शन 80 दिखा दिया जाता था कि कुछ ना फॉलो करने पर आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, JJ एक्ट के प्रोविजन। लेकिन सेक्शन 56 नहीं दिखाया जाता था। सेक्शन 56 में बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू एडॉप्शन के प्रोविजन इस पे लागू ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि हिंदू एडॉप्शन के प्रोविजंस हैं क्या क्या? जी हाँ, बहुत साधारण है। जो कुछ सेक्शंस में दिया हुआ है उसके हिसाब से एक हिंदू परिवार दूसरे हिंदू परिवार से बच्चा गोद ले सकता है। अब जो गोद लेने की प्रक्रिया है, इसमें किसी लंबी चौड़ी कार्रवाई की तो आवश्यकता है ही नहीं। मैं तो कहता हूं, और ये बात मैंने कोर्ट में भी कही, भगवान कृष्ण भी एडॉप्टेड चाइल्ड थे, महायोद्धा कर्ण भी एडॉप्टेड चाइल्ड थे। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन एडॉप्शन की वो प्रक्रिया आज भी उतनी ही वैलिड है और ऐसा कई केसेस में ऑलरेडी देश में हो रहा है। बाय द वे, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू समाज पे भरोसा किया कि बहुत डिटेल प्रोसीजर की जरूरत ही क्यों है। हमारे यहाँ शादी के लिए भी कहाँ बहुत डिटेल गाइडलाइंस हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, तमाम चेकअप से कहाँ होते हैं। 18 साल से ऊपर की लड़की, 21 साल से ऊपर का लड़का जहाँ ठीक समझते हैं और सब खुश रहते हैं।
जिन कारणों से मतभेद होते हैं उन पे हम नहीं जाना चाहते हैं, उन पे सरकार को भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र नागरिक की तरह जीते हैं। हर जगह हमको बंधन की आवश्यकता नहीं है। जितने बंधन बढ़ाए जाएंगे उतनी ही समस्याएं और बढ़ेंगी, कम नहीं होती इससे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब मैंने डिफरेंट आरटीआई में सरकार से सूचना मांगी तो मुझे पता चला कि पंजाब में हिंदू एडॉप्शन बहुत पॉपुलर है, हरिद्वार में बहुत पॉपुलर है, हरियाणा में बहुत पॉपुलर है। कारण जानने पे पता चला कि सिख समुदाय में आज भी ये प्रक्रिया है कि भाई भाभी की मृत्यु हो जाने पर उनके जो सर्वाइविंग ब्रदर्स हैं, मतलब बच्चे के चाचा चाची या ताऊ ताई या बुआ फूफा, वो आंख बंद करके उस बच्चे को उठा के अपने घर ले जाते हैं और अपने बच्चे से बढ़ के पालते हैं। ये बिल्कुल लीगल एडॉप्शन है, इसमें समस्या कहाँ पे है? और मैंने ये फैक्ट उच्चतम न्यायालय के सामने बताया ये, क्योंकि अगर गाइडलाइंस नहीं है, रूल्स नहीं है इसके, तो समाधान क्या है? इसका समाधान है यूसेज प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस जो दी गई हुई है ब्रॉड, और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर इनका प्रयोग करने में गलती कहाँ पे है? संक्षेप में बताऊं, एक हिंदू परिवार दूसरे हिंदू परिवार से बिना कारा को, बिना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्वॉल्व किए हुए आपस में बच्चे का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये बिल्कुल कानूनी है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। इन एक्ट के प्रोविजंस जो छोटे छोटे हैं, उम्र रिलेटेड, साउंड माइंड रिलेटेड, ये सब वो पूरा कर लीजिए और बच्चा एक हाथ से एक परिवार से दूसरे परिवार में चला जाएगा। प्रॉपर प्रोसीजर के लिए 4 अलग अलग प्रोसेस फॉलो की जाती रही है। पहली, बच्चा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाए, एक परिवार से दूसरे परिवार में चला जाए, ये पहली प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस है, एक डीड ऑफ एडॉप्शन होता है। डीड ऑफ एडॉप्शन में देने वाला परिवार और लेने वाला परिवार अपने आधार कार्ड के साथ एक पेज का एग्रीमेंट कर ले कि हाँ, हमने स्वेच्छा से दिया बच्चे को और वो उनके हाथ में चला गया। तीसरा है कि यही डीड ऑफ एडॉप्शन हम वहाँ के लोकल सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करा दें, और रजिस्टर कराने के बाद एक्चुअली बच्चा पहले ही चला जाता है, बाद में इसको रजिस्टर करा लें। और चौथा जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है इसका, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चारों कराने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पहला करा लिया कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो भी वैलिड एडॉप्शन है। दूसरा भी वैलिड एडॉप्शन है, तीसरा भी वैलिड एडॉप्शन है, चौथा बिल्कुल वैलिड है। फ़र्क ये है कि चौथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से अगर इसका अप्रूवल हो जाता है तो कभी कभी बहुत ही रेयर केस में बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्या जिन्होंने अडॉप्ट किया है, एडॉप्शन के बाद एक नेचुरल बेबी आ जाता है। तो जब नेचुरल बेबी आ जाता है तो 25 साल की उम्र में, और साथ ही अगर विल नहीं है और प्रॉपर्टी 20, 25, 30 करोड़ की है, तो नया छोटा वाला बच्चा क्लेम करता है कि प्रॉपर्टी में मेरा ही हिस्सा होगा और बड़के का हिस्सा नहीं होगा। तब मुकदमे की नौबत आती है। सिर्फ ऐसे केस में कोर्ट कहती है कि अगर पिछला एडॉप्शन कंप्लीटली वैलिड था, डीएम के ऑर्डर के साथ था, तब पहले वाले का हक बनेगा, नहीं तो दूसरे वाले का हक बनेगा। अगर वो वैलिड एडॉप्शन था, एडॉप्शन मीन्स डीएम के यहाँ से अप्रूव्ड था, तब दोनों को हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे केसेस मुश्किल से 20-25 हैं देश भर में। उसके पीछे हम क्यों भागते फिरें, पूरा संघर्ष करते फिरें और प्रक्रिया को डिले करें? क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी के लिए और परिवार की ज़िंदगी के लिए एक एक दिन कीमती होता है। एक चीज़ और बता दूं, अगर कंप्लेंट नहीं है तो एडॉप्शन वैलिड है। एडॉप्शन वैलिड को चैलेंज करने के लिए अगर कंप्लेंट आती है तभी जांच शुरू होती है। और सामान्यतः कोई भी कंप्लेंट लोग नहीं करते हैं कि लोगों को अच्छा लगता है कि किसी के घर में खुशियां आ रही हैं। अब एक बात और रह जाती है, कंप्लेंट के बाद मैंने जितनी जानकारी की, मैंने ये पाया कि हमारे यहाँ की अदालतें, न्यायालय, ये भी इंसान के ही रूप हैं। कभी भी किसी भी केस में मेरी जानकारी में किसी भी न्यायालय ने एडॉप्शन के बाद उस माँ से उस बच्चे को अलग नहीं किया है। क्योंकि जो तकलीफ का डर आपको लगता है, ये आपसे ज़्यादा इस बात की समझ न्यायालय को है।
कंप्लेंट को अगर उचित रूप से जवाब दे दिया जाता है तो वो अडॉप्शन कंफर्म हो जाता है, लेकिन बच्चे को माँ से अलग करने की नौबत कभी भी नहीं आई है। तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि 2 एक्ट हैं जो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, एक तो हामा है और दूसरा जेजे एक्ट है। हामा यानी कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और दूसरा है जुवेनाइल एंड जस्टिस एक्ट 2015। इन दोनों में ही बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बताई गई है। अब आपका कहना है कि जो बच्चा ऑर्फनेज होम में नहीं है, हिंदू है, उसको अडॉप्ट करने के लिए गोद लेने की किसी भी तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई भी सीधे उस बच्चे को गोद ले सकता है। मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, जो बच्चा ऑर्फनेज होम में नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार के पास है या गांव में है या अकेला है, उसके ऊपर हामा एक्ट लागू होता है और उसमें किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिडेट किया है, ये कहना है आपका। अब यदि इससे आगे किसी को और लीगल तौर पर मजबूत होना है अडॉप्शन के बाद, तो इसके लिए सबसे पहले एक अडॉप्शन डीड बनवा सकते हैं। उस अडॉप्शन डीड को सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करवा लें और फिर उसको डीएम के यहाँ अप्रूव करवा लें। तो इस तरह से ये कानूनी रूप से भी पूरा मजबूत डॉक्यूमेंट हो जाएगा किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए। लेकिन ये ऑप्शनल है, जैसा हामा एक्ट में लिखा है। नहीं भी बनवाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन बनवा लें तो और ज़्यादा मजबूती हो जाएगी कानूनी रूप से उस बच्चे पर अपना अधिकार जताने के लिए। तो इस तरह डॉक्टर साहब बात ये निकल कर आती है कि कोई भी निसंतान दंपत्ति या कोई वैसे दंपत्ति भी किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है जो ऑर्फनेज होम में नहीं है, उसको गोद लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है। हाँ, यदि बनवाना चाहे तो डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब कि 3 तरह की कैटेगरी है बच्चों की। एक तो ऑर्फन बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, दूसरे अबंडेंट बच्चे जिसमें आपने बताया जनरली जो अनवेड मदर्स बच्चों को छोड़ देती हैं वो अबंडेंट बच्चे कहलाते हैं, और तीसरी कैटेगरी है सरेंडर्ड बच्चों की जिसमें माता पिता बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है और उन बच्चों को छोड़ देते हैं या गोद देना चाहते हैं। तो क्या ये हामा एक्ट इन तीनों पर लागू होता है? मैं बताता हूँ आपको। ये हामा एक्ट हिंदुओं के लिए है, इसमें ऑर्फन नहीं है, इसमें चाइल्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जो ऑर्फन वर्ड का है, ऑर्फन का मतलब जिनके दोनों माता पिता नहीं हैं। इसके अलावा सरकार ने इसमें एबंडन सरेंडर जोड़ा है। एबंडन अनवेड मदर्स कई बार छोड़ के जाती हैं बच्चे को, चाहे मेटर्निटी होम में छोड़ के जाए या कहीं भी छोड़ के जा सकती हैं वो। तीसरी कैटेगरी है सरेंडर चिल्ड्रन। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, कर्ण एबंडन चाइल्ड थे और कृष्ण सरेंडर्ड चाइल्ड थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से एकदम से क्लिक करता है कि किन परिस्थितियों में ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। ये सभी के सभी कारा में कवर होते हैं और कारा वाले इनको लेके अपने सीसीआई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं या सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जगह हैं, वहाँ पे इनको पालते हैं। हमने जेजे एक्ट की बात नहीं की थी, अब हम जेजे एक्ट की बात कर रहे हैं कि जेजे एक्ट में क्या परिवर्तन आए इस। नहीं, मैं जेजे एक्ट में परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हामा में तीनों ही कैटेगरी शामिल है, यानी कि ऑर्फन बच्चे, अबंडेंट या सरेंडर्ड बच्चे, लेकिन जनरली ये प्रैक्टिस देखी गई है कि जो अबंडेंट बच्चे होते हैं, यानी कि किसी को कोई बच्चा मिलता है तो वो उसे सरकारी अनाथालय यानी कि ऑर्फनेज होम में छोड़ देते हैं, और जब कोई बच्चा ऑर्फनेज होम में चला जाता है तो फिर उस पर जेजे एक्ट लागू होता है। यही है। देखिए, अगर कहीं दोनों की डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली ये बात उठती है कि इस बच्चे का क्या किया जाए। तो मैं इस बारे में आपको एक सेक्शन बताना चाहता हूँ। ये सेक्शन 2BB में क्लियर किया हुआ है ये, और इसमें लिखा हुआ है, इसमें बड़ा क्लियर मेंशन किया हुआ है, सेक्शन 2BB हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसमें इसको धर्म से नहीं जोड़ा गया है, ये बात बहुत ध्यान देने की है। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट who has been abandoned both by the father and mother, whose parentage is not known, and who in either case is brought up as a Hindu, Buddhist, Jain और Sikh child। इसमें लिखा कि उसका पेरेंटेज मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको पाला पोसा गया है हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या जैन तरीके से। एक्ट कितना लिबरल है, बहुत ही ज़्यादा एक्ट ने इस भावनाओं को समझा है कि एक बिना माँ बाप का बच्चा क्या होता है, और उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है। इसलिए ये 2BB सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि बस कहीं से भी आया, हमारे यहाँ स्थिति पलटी हुई है। पलटी हुई ये है कि कोई भी बच्चा ऐसा मिला, सरकार के पास जमा कर दो, CWC में जाएगा।
एक्ट में लिखा हुआ है कोई भी परिवार अगर किसी ऐसी जगह पे डेवलप किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है, ब्रिंगिंग हो रही है जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के तरीके से है, तो उसका भी एडॉप्शन इसी तरीके से हो सकता है। ये बहुत लिबरल इनके गाइडलाइन है। अब जिनके माता पिता नहीं हैं, गुजर गए, वो अपने आप लेके आ सकते हैं, कुछ समस्या नहीं है इसको लेके आने के लिए। और मैंने बताया ना, सरदारों में, पंजाब में तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, कई गांव में ये कॉमन प्रैक्टिस है। मुझे तो यहाँ तक याद आता है कि 100 साल पहले, 150 साल पहले जब हमारे क्रांतिकारी लड़ने के लिए जाते थे तो वो 4-5 भाई हुआ करते थे और उनमें से 4 घर संभालते थे, एक देश की सेवा में निकल जाता था। उसके बच्चों को कौन पालता था? यही सब प्रक्रिया तब हुआ करती थी, जो कि जे एक्ट में किन्हीं कारणों से ऑफिशियल्स ने नीचे के लेवल पे खास तौर से हामा को छुपा दिया। आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचना चाह के यही बताना चाहता हूं, हिंदू एडॉप्शन बहुत आसान है और यही सरकार की भावना भी थी इसको प्रमोट करने की। तो डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस निर्धारित कर दी हैं कि कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, ये चारों धर्म के लोग बिना किसी बाधा के, बिना कारा की इन्वॉल्वमेंट के, मतलब कारा का कोई रोल नहीं है, सीधे बच्चा गोद ले सकते हैं। हाँ, जो बच्चा ऑर्फन एज होम में है उस पर जे एक्ट लागू होगा। तो डॉक्टर साहब, जो भारत से बाहर रहते हैं भारतवासी, जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, क्या इनको भी हामा के तहत बच्चा गोद लेने की अनुमति है? यानी कि ये भी सीधे गोद ले सकते हैं या कोई और प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो वो क्या प्रक्रिया है? देखिए, सारी एडॉप्शन एक्सरसाइज को 4 टुकड़ों में बांट दीजिए। 2 टुकड़े हुए जे एक्ट, हामा, इन दोनों के फिर 2-2 टुकड़े करिए। जे एक्ट का इन कंट्री एडॉप्शन, इंटर कंट्री एडॉप्शन, हामा का इन कंट्री एडॉप्शन, इंटर कंट्री एडॉप्शन। जे एक्ट का इन कंट्री एडॉप्शन, जो हमने बताया बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, सारी 3 साल की प्रोसेस पूरी करनी है, बच्चे को लीगली और मेडिकली फिट होना चाहिए, जिसके लिए सरकार की तरफ से, एक्ट की तरफ से निर्देश हैं कि 2 महीने के अंदर पूरा हो जाए। अगर बच्चा 2 साल से कम का है और 2 साल से ज़्यादा का है तो 4 महीने में पूरी हो जाए। इसी प्रक्रिया को पूरा करने में सरकार को 2, 3, 4 साल तक का समय लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये हुआ इन कंट्री एडॉप्शन। उसके लिए सरकार ने कदम उठाए सुप्रीम कोर्ट के चलते। अब ये हो गया है कि पहले जिन 350 जिलों में ऑफिस थे, अब 705 जिलों में जिला महिला बाल विकास कल्याण के कार्यालय खुल चुके हैं। तो इससे बहुत सुविधा हो गई है, लोगों को दौड़भाग कम करनी पड़ेगी। और हमारा भी उद्देश्य था, सरकार भी अब इसमें बहुत तेज़ी से जागरूक हुई है कि ये प्रक्रिया में अब 3 साल का समय ना लगे, 2 साल का लगे, 1.5 साल का लगे। ये हुई इन कंट्री जे एक्ट एडॉप्शन। दूसरी है इन कंट्री जे एक्ट एडॉप्शन के अलावा इंटर कंट्री, विदेशों से जो लोग भारत से बच्चा ले जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए कोई रूल्स स्पेसिफाई नहीं करने की बात करता। मैं कहता हूं जो भी शर्तें सरकार लगाना चाहे लगाए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता है कि विदेशों में बच्चे जाएं अगर वो हिंदू नहीं है। तो हिंदू की बात इसलिए आती है कि हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, पर्सनल लॉज हैं, अपने कारण हैं उसके लिए। तो ये जे एक्ट के मैंने कवर किए, इन कंट्री, इंटर कंट्री। अब मैं बात करता हूँ जे हिंदू एक्ट में, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में इन कंट्री और इंटर कंट्री की। इन कंट्री की हमने चर्चा कर ली, अब हम बात करते हैं इंटर कंट्री की। देखिए, हिंदुस्तान से 2 तरह से लोग बाहर जाते हैं। पहली चीज एनआरआई, जो कि भारत के सिटीजन रहते हैं और बाहर नौकरी, काम, पढ़ाई, किसी भी व्यवसाय के लिए गए हुए हैं। वो एनआरआई 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बने रहते हैं वहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन स्टेटस एंड द कंट्री जहाँ पे वो रह रहे हैं। आप सब जानते हैं कि एक एनआरआई लंदन में रह रहा है, अगर शादी हो गई है, डिलीवरी के लिए वो भारत आएगा, अपनी दादी नानी के पास आएगा। हमारे यहाँ कॉमन कल्चर है ये। और इसके बाद यहाँ से जाने के टाइम उसको पासपोर्ट लेगा, वीसा लेगा, चला जाएगा। एडॉप्शन के केस में उसको, चूँकि भारतीय नागरिक है वो, इसलिए एडॉप्शन के केस में उस बच्चे को वो सारे अधिकार मिलेंगे जो जन्म वाले बच्चे को मिलने वाले थे। ये तो जे एक्ट में भी दिया हुआ है और ये हिंदू एडॉप्शन एक्ट का, क्योंकि एडॉप्शन का सिद्धांत ही है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स से रिश्ता खत्म हुआ और नए एडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रिश्ता जुड़ गया। तो
हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से जब वो भारत आके अडॉप्ट कर रहा है बच्चा, उसको सेम फुटिंग पे रखा गया, कुछ भी फर्क नहीं है। अब इसके बाद एक और कैटेगरी आती है, विदेशों में बसे हुए विदेशी नागरिक जो पीआईओ हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, उनके पास ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये कार्ड है और वो हिंदू हैं। इसके लिए 2021 में एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया कि अगर वो भारत आते हैं तो स्पेसिफिक मेंशन है उनको इस पर्पस के लिए, उनको एडॉप्शन के लिए सेम कैटेगरी दी जाएगी जिसमें हमारे यहाँ के एनआरआई आते हैं। इसके चलते हुए ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और 200 देशों में किसी भी देश के नागरिक हैं, वो भारत आके हिंदू अडॉप्शन कैटेगरी में बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं और अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पे वो उसका उचित रूप से आधार कार्ड, वीसा बनवा के, पासपोर्ट वीसा बनवा के उस बच्चे को लेके जा सकते हैं। इसमें तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं, इसमें कहीं कोई एनओसी भी रिक्वायर्ड नहीं है। और रही बात एनओसी की, अब इस बच्चे को लेके अगर वो अपने देश में जा रहे हैं, वहाँ के अगर एनओसी का कोई रिक्वायरमेंट है तो वो अपने देश की एम्बेसी से चेक कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, कई बार विदेशी ओरिजिन के पीआईओस के लिए ये प्रश्न आता है कि हेग कन्वेंशन गाइडलाइंस के हिसाब से उनको एक एनओसी लगेगा। मैं बता रहा हूं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, इसमें हेग कन्वेंशन तब लागू होगा जब एक कंट्री के नागरिक दूसरे कंट्री से बच्चा ले रहे हैं। यहाँ पे हेग कन्वेंशन गाइडलाइंस लागू नहीं होती हैं क्योंकि वो दंपत्ति चाहे फिजी में बैठे हों, चाहे सूरीनाम में बैठे हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, चाहे जापान में बैठे हों, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सर्कुलर के हिसाब से उनको सारे वो अधिकार हैं जो एनआरआई को हैं। वो नॉर्मल कोर्स में एज हिंदू पेरेंट्स यहाँ से बच्चा अडॉप्ट करके लेके जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं, कहीं कोई एनओसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि हामा में ये नियम निर्धारित है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, ये यदि भारत के बाहर रहते हैं, चाहे वो एनआरआई हो या पीआईओ हो, वो भी हामा के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं। देखिए, एक्ट बहुत डिटेल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हमको कॉमन सेंस से समझना होती हैं। जैसे लिखा हुआ है कि सड़क पे बाईं ओर चलो, अब वहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि दाईं ओर मत चलो, ये भी नहीं लिखा हुआ है कि दाईं ओर चलने पे क्या सज़ा होने वाली है। कई चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। हामा में एडॉप्शन क्लियर है, उन्होंने दिखा हुआ, और मैंने आपको जो सिद्ध करके दी, ये सारी बातें मैंने कोर्ट में पुटअप की हुई हैं। और मैंने 6 फरवरी 2024 को एक आईए इंटरम एप्लीकेशन कहलाती है एफिडेविट पे, ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरह से प्रेजेंट करके दी हुई हैं और वहाँ के डॉक्यूमेंट में है। फिलहाल मेरी पिटीशन में चूंकि सारे काम हो गए थे तो मैंने 8 नवंबर को विड्रॉ कर ली थी, फाइनल ऑर्डर आ चुका था। अब मैं इस बात को जनता तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मिशन है कि बच्चे को परिवार मिलना चाहिए और परिवार को बच्चा मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अब बच्चा गोद लेना बहुत आसान हो गया है, प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है, लेकिन अब यहाँ एक सवाल आता है। एक तरफ तो 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अनाथ हैं जैसा डेटा कहता है, और दूसरी तरफ करीब 2 करोड़ 75 लाख ऐसे दंपत्ति हैं जो निसंतान हैं, जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं। लेकिन जैसा आंकड़े बताते हैं कि अभी भी 4000 के आसपास ही सालाना जो है बच्चे गोद लिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या मैकेनिज्म हो कि ये जो आंकड़ा है ये बढ़े, क्योंकि एक तरफ दंपत्ति गोद भी लेना चाहते हैं और बच्चे भी हैं जिन्हें गोद लिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या मैकेनिज्म हो कि ये गोद लेने का जो नंबर है ये तेजी से बढ़े? कुलदीप जी, मेरा स्पेशलाइजेशन लॉ, प्रैक्टिस, एक्ट, बहस करना, आर्गूमेंट्स करना, प्रेजेंटेशन देना, ये है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खुद भी सहमत हूँ और मैं कई बार इस चीज़ से उलझ भी रहा हूँ, क्योंकि जब भी बात आती है तो वो सवाल यही उठता है कि हम बच्चा कहाँ से पाएँ। और सच बताऊँ तो मेरे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है और मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं बॉम्बे बेस्ड हूँ। अब आप सोचिए, किसी को बच्चा चाहिए त्रिपुरा अगरतला में, हम कैसे इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात, त्रिपुरा अगरतला वाले को बच्चा वहीं का चाहिए होगा, उसी अपने एरिया का चाहिए होगा, और कहाँ वो हम मैनेज कर पाएंगे कि इसको महाराष्ट्र, गुजरात से बच्चा जाए। तो इसके लिए या तो कोई वॉलंटरी एजेंसी डेवलप करके सॉफ्टवेयर में डेवलप करें, प्रोग्रामिंग डेवलप करें। अगर कोई ऐसा सज्जन इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हमें मेल भेज दें और हम भी देखेंगे इसमें क्या किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ मैं इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ।
लेकिन कानूनी तौर पे जो मैंने किया है उसका मुझे बहुत संतोष है कि एक रास्ता मैंने दिखा दिया जहां पर एडॉप्शन आसान है। तो डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि कोई दंपत्ति यदि बच्चा गोद लेना चाहता है तो आसपास ही अपने उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ बच्चा उपलब्ध है, या जानकारी मिल लें, या कोई और संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन आपने इतना करवा दिया है कि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है, उसमें अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है। यदि कोई बच्चा ऑर्फनेज होम में नहीं है और बाहर है तो उसमें कारा का कोई इन्वॉल्वमेंट अब नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लीगली तौर पर और मजबूत होना चाहते हैं तो जैसा वीडियो में बताया वो डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया है ये उन बच्चों पर लागू होती है जैसा बताया गया कि जो ऑर्फनेज होम में नहीं है। लेकिन जनरली अभी तक यही प्रैक्टिस है कि कोई दंपति यदि बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसे कारा एजेंसी के माध्यम से ऑर्फनेज होम से बच्चा मिलता है। और ये बड़ी लंबी प्रक्रिया थी अब तक, यानी कि 2 से 3 साल इस प्रक्रिया में लगते थे। इसी कारण नंबर बहुत कम है अडॉप्शन का, केवल 3 से 4 हज़ार बच्चे साल में अडॉप्ट हो पाते थे। इस पर भी डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने काम किया, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और अब इस समय को भी ये कम करवा रहे हैं। यानी कि जो 2 से 3 साल लगता था ऑर्फनेज होम से बच्चा गोद लेने में, उस टाइम को भी ये कम करवा रहे हैं। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें भी जो समय घटकर 1 साल से भी कम रह जाएगा। ऐसी कोशिश में डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी लगे हुए हैं। और यदि ऐसा हो पाता है तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन स्थिति होगी जो ऑर्फनेज होम में रहते हैं, और दूसरी तरफ जो दंपति बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उन्हें भी जल्दी बच्चा मिलेगा और ऑर्फनेज होम में रहने वाले बच्चों को माता पिता मिलेंगे। इसी कोशिश में डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने ऑर्फनेज होम से बाहर जो बच्चे हैं उनको गोद लेने की प्रक्रिया बहुत सरल बनवा दी है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गाइडलाइन निर्धारित हो गई है। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी हो तो नंबर हमने दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। इस विषय में आगे कोई और अपडेट होगा उसके बारे में भी डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से हम बात करेंगे और वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो पाए। नमस्कार, जय हिंद।